व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज की फिल्म जो एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है बाइसेंट्रल मैन। दोस्तों, ये कहानी 1999 की है जिसमें एक रोबोट के अंदर इंसानी इमोशन आ जाते हैं जो कि उसे काफ़ी अलग तरह का रोबोट बना देते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम मार्टिन फैमिली को देखते हैं जिसमें मिस्टर एंड मिसेस मार्टिन है। उनकी दो बेटियां हैं जिनके नाम है अमांडा और ग्रेस। और एक दिन वो अपने घर एक रोबोट मंगवाते हैं जिसे एक्टिवेट करने के बाद रोबोट मार्टिन की फैमिली को 3 लॉज बताता है, जिसमें पहला लॉ होता है कि रोबोट किसी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। दूसरा लॉ होता है कि उन्हें हमेशा इंसानों का कहना मानना होगा, उनके ऑर्डर्स मानने होंगे। और तीसरा लॉ होता है कि रोबोट हमेशा अपना बचाव करेगा, लेकिन 2 लॉज को ध्यान में रखकर, मतलब अपने बचाव के लिए वो किसी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वेल गाइस, ये रोबोट भी बहुत ही एडवांस होता है। और ये सब देखने के बाद मार्टिन फैमिली को थोड़ा सा शौक लगता है क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ पहले नहीं देखा था। लेकिन रिचर्ड को इन सब चीज़ों की आदत होती है क्योंकि उसी कंपनी में काम करता है। वेल गाइस, ग्रेस को ये रोबोट काफ़ी पसंद आता है, वो इसका नाम एंड्रयू रखती है। लेकिन अमांडा को ये कुछ खास पसंद नहीं था। और इसके बाद रिचर्ड एंड्रयू को उसका काम समझाता है जो कि फैमिली की मदद करना है। इसी बीच एंड्रयू से कहता है कि अगर वो चाहे तो वो उसकी पर्सनैलिटी चिप ऑन कर सकता है जिससे कि वो और सारे काम कर सकता है। लेकिन रिचर्ड ये करने से मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह एंड्रयू काम में लग जाता है जो उसे करने को कहा गया है। वो पूरे बेसमेंट को साफ करता है और साथ साथ में वो किचन के कामों को भी पूरा कर देता है। और ये सब करते हुए उसे एक रेडियो मिलता है जो कि काफ़ी पुराना था। एंड्रयू उसे भी ठीक कर देता है और कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन जब रात में एंड्रयू ग्रेस के कमरे में पहुंचता है तो ग्रेस उसे गलत ऑर्डर देती है और वो उसे खिड़की से कूदने को कहती है। अब एंड्रयू के रूल के हिसाब से उसे ऑर्डर मानना पड़ता है और वो विंडो से नीचे कूद जाता है। इस बात की खबर जब रिचर्ड को लगती है तो वो अपनी दोनों बेटियों को बहुत सुनाते हैं। उनसे बोलते हैं कि ये चाहे रोबोट ही क्यों ना हो, लेकिन आज से सभी लोग इससे इंसानों जैसा बर्ताव करेंगे क्योंकि ये भी अब हमारी फैमिली का एक हिस्सा है। और अगले दिन फैमिली के सभी लोग एंजॉय करने बीच जाते हैं। जहां अमांडा को एंजॉय करता है देख एंड्रयू उसके पास जाता है। अमांडा उसे एक शीशे का खिलौना देती है जो कि उसके हाथों से छूट के टूट जाता है, जिससे अमांडा बहुत नाराज हो जाती है और इस बात से एंड्रयू को भी काफी बुरा लगता है। अब वापस आने पे वो बेसमेंट में जाता है जहाँ वो पड़े हुए लकड़ी से एक सुंदर सा घोड़े का खिलौना बनाता है जिसे वो अमांडा के बेड पे जाके रख देता है। जब अमांडा इसे देखती है तो वो बहुत ही खुश हो जाती है और यहाँ से उन दोनों की दोस्ती की शुरुआत हो जाती है। अगली मॉर्निंग जब रिचर्ड उस खिलौनों को देखता है तो हैरान हो जाता है। वो अपनी वाइफ से बोलता है कि कितनी अजीब बात है ना, कैसे कोई मशीन अपनी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी से इतनी अच्छी चीज़ें बना सकती है। उसी रात रिचर्ड को बेसमेंट से रेडियो चलने की आवाज़ आती है। जब वो नीचे जाता है तो एंड्रयू एक गाने को एंजॉय कर रहा था। ये देखकर वो काफ़ी हैरान हो जाता है क्योंकि एक रोबोट ऐसा कर रहा है, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, मतलब वो एक गाने को कैसे एंजॉय कर सकता है, उसके अंदर फीलिंग कहाँ से आ सकती है। अब अगले दिन वो उसे लेके इंडियाना रिसर्च सेंटर जाता है जहाँ वो वहाँ के CEO डेनिस को एंड्रयू का बनाया हुआ खिलौना दिखाता है और उसे बताता है कि इसके अंदर इंसानी इमोशन आ गए हैं जैसे कि दोस्ती, प्यार। वो पूछता है कि क्या ये सब इसके अंदर पहले से इंस्टॉल था। डेनिस बोलता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मे बी एक डिफेक्टिव पीस बन गया हो। और बोलता है कि अगर आप इसे रिप्लेस करना चाहते हैं तो आपको दूसरा रोबोट दे दिया जाएगा। लेकिन रिचर्ड उसे ऐसा करने से मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। घर आने पर वो एंड्रयू के सिस्टम में कुछ और चीज़ों को ऐड करता है जिसमें कि अब वो घर के काम नहीं बल्कि अपनी हॉबीज़ को भी पूरा करेगा। इसके साथ साथ वो अपनी क्रिएटिविटी को भी टाइम देगा जैसे कि वो और अच्छी चीज़ें बना सके। और वो ये भी बोलता है कि उसे वो हर रोज़ इंसानों के जीने के तरीके सिखाएगा। धीरे धीरे समय बीतने लगता है और एंड्रयू अब मार्टिन की फैमिली का एक हिस्सा बन चुका था। वो अपनी क्रिएटिविटी से बहुत सी चीज़ें बनाता है जिसमें ज़्यादातर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती है। वो अपने पास होने वाली सारी चीज़ों को महसूस करने लग गया था। और एक दिन जब वो रिचर्ड और उसकी वाइफ को एक साथ टाइम स्पेंड करते हुए देखता है तो उसे कुछ समझ नहीं आता ये असल में क्या कर रहे हैं। रात होने पर वो रिचर्ड से इस बारे में पूछता है तो वो उसे इंसान के हार्मोन्स के बारे में बताता है, जिसके बाद वो उसे कुछ और चीज़ों के बारे में पता लगता है। अमांडा दोस्तों, जो कि रिचर्ड की बेटी है, वो उसे पियानो सिखाती है और देखते ही देखते वो बड़ी हो जाती है, सेम जैसे हमारे क्रिश भागते भागते बड़े हो गए थे। और इतने सालों बाद रिचर्ड और उसकी वाइफ अब बूढ़े हो चुके थे, लेकिन एंड्रयू उसी तरह था जैसे उसे लाया गया था। अब आगे मार्टिन की फैमिली डिसाइड करती है कि वो उन सारी गाड़ियों को बेच देगी जिसे एंड्रयू ने बनाया था। लेकिन अमांडा बोलती है कि जो भी पैसे आएंगे इसे वो हम एंड्रयू को दे देंगे क्योंकि उसी ने ये सब बनाया है। लेकिन मार्टिन उसे समझाता है कि हमें एंड्रयू से इतना इमोशनली अटैच नहीं होना चाहिए क्योंकि वो बस एक रोबोट है और आखिर में वो सिर्फ एक मशीन है। लेकिन अमांडा उसे एक मशीन नहीं मानती क्योंकि वो इतने समय से उसके साथ है।
अब अमांडा की जिद के आगे उसके डैड हार जाते हैं और कुछ दिन बाद वो उन गाड़ियों को बेच देते हैं। अपने लॉयर से कह के वो एंड्रयू का एक बैंक अकाउंट खुलवाते हैं और उन पैसों को उसी में जमा करवा देते हैं। अब अमांडा की दोस्तों शादी फ्रैंक नाम के लड़के से होने वाली थी और इस बात की न्यूज़ को एंड्रयू को दे दी जाती है, जो कि बेसमेंट में काम कर रहा होता है। अमांडा अचानक से उसके पास आती है, जिसके चक्कर में एंड्रयू की उंगली कट जाती है और अमांडा को लगने लगा था कि वो कहीं ना कहीं एंड्रयू को चाहने लगी है। लेकिन वो ये भी जानती थी कि एंड्रयू को इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि वो एक रोबोट है। अब जाते जाते अमांडा उसे बोलती है कि तुम मेरी शादी में सूट पहनकर ज़रूर आना, मुझे अच्छा लगेगा। अगले दिन रिचर्ड एंड्रयू को लेकर डेनिस के पास जाता है उसकी उंगली ठीक करवाने के लिए, और साथ साथ में वो उसे ये भी बोलता है कि अगर तुम्हें इसकी किसी भी सिस्टम में कोई भी छेड़खानी की तो एक अलार्म बजेगा जिससे पुलिस को खबर लग जाएगी। दोस्तों वो नहीं चाहता था कि इसमें कोई छेड़खानी हो, कोई बदलाव हो। इसी बीच एंड्रयू बोलता है कि क्या वो उसके फेस का एक्सप्रेशन को भी चेंज कर सकते हैं। तो सीईओ बोलता है हाँ ऐसा पॉसिबल है, लेकिन इसमें बहुत सारे पैसे लगेंगे। तो रिचर्ड ने जो एंड्रयू की बनाई हुई गाड़ियाँ बेची थी उसे जो पैसे मिले थे वो उसे दे देता है और उसका फेस एक्सप्रेशन को अपग्रेड करने के लिए हाँ बोल देता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि आज अमांडा की शादी है और वहाँ एंड्रयू भी मौजूद होता है। अब उसका फेस एक्सप्रेशन भी चेंज हो चुका है, वो रो सकता है, हंस सकता है, जो भी एक्सप्रेशन होंगे वो उसके फेस पर दिखने लगेगा। वेल शादी ख़त्म होने के बाद रिचर्ड काफ़ी उदास होकर बैठा होता है, तभी उसके पास एंड्रयू आता है और उसे उदास देखकर वो उसे पूछता है कि सर आपको क्या हुआ है। तो रिचर्ड बोलता है कि अब मैं बहुत अकेला हो चुका हूँ। तभी एंड्रयू उसकी शादी की वीडियो दिखाता है और उसे कहता है कि सर मैं आपके साथ हमेशा रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और ऐसे ही देखते देखते पूरे 12 साल बीत जाते हैं। अमांडा को अब एक लॉयड नाम का बेटा था, लेकिन वो एंड्रयू को कुछ खास पसंद नहीं करता था। एक दिन जब एंड्रयू अमांडा के साथ होता है तो वो बोलता है कि उसे अब फ्रीडम चाहिए। वो डेली ऑर्डर फॉलो करते करते थक गया है, उसे भी बाकी लोगों की तरह आज़ादी चाहिए। अमांडा बोलती है कि तुम्हें कोई ऑर्डर नहीं दे रहा है, लेकिन एंड्रयू कहता है कि ऑर्डर नहीं तो सभी लोग मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरा ये काम कर दो, मेरा वो काम कर दो। एंड्रयू बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों के साथ रहूँ, लेकिन मैं इस दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, नई जगह पर जाना चाहता हूँ, दुनिया घूमना चाहता हूँ, इसको भी बनी बनना है दोस्तों। वेल अब उसी रात एंड्रयू रिचर्ड के पास जाता है, वो उसे चेक देता है और कहता है कि उसे इन पैसों के बदले आज़ादी चाहिए, फ्रीडम चाहिए। रिचर्ड कहता है कि तुम अब यहाँ से जाना चाहते हो। एंड्रयू बोलता है कि नहीं मैं आपके साथ ही रहूँगा, लेकिन रिचर्ड उससे नाराज़ हो जाता है और कहता है कि अगर तुम्हें फ्रीडम चाहिए तो तुम्हें ये घर छोड़कर जाना होगा। एक तरह से रिचर्ड भी नहीं चाहता था कि एंड्रयू कभी उससे दूर जाए, जिस वजह से वो अमांडा से गुस्सा होता है, क्योंकि उसका मानना था कि उसने ही एंड्रयू को बहकाया है। लेकिन अमांडा कहती है कि आपने एंड्रयू को इतनी किताबें पढ़ने के लिए दी जिस वजह से वो ग्रो होता गया और वहीं से उसने फ्रीडम के बारे में सीखा है। अब आप लोग सोच सकते हैं कि किताबें एक रोबोट के ऊपर ऐसा बदलाव ला सकती हैं, तो इंसान उसे पढ़ने से कितना आगे बढ़ सकता है। वेल कहानी पर आते हैं। अब रिचर्ड भी समझ गया था कि उसे एंड्रयू को फ्रीडम दे देनी चाहिए, इसलिए अगले दिन वो उसे बोलता है कि अब तुम फ्री हो और यहाँ से चले जाओ। ये बोलते हुए रिचर्ड को काफ़ी बुरा लगता है, लेकिन वो मजबूर होता है, एंड्रयू को ये घर छोड़ने को कहता है। अब कुछ दिन बाद एंड्रयू समुंदर के किनारे एक ज़मीन खरीदता है और वहाँ अपना छोटा सा घर बनाता है। वो अपनी खर्चे के लिए लकड़ी की छोटी छोटी चीज़ें बनाया करता था, जिससे उसकी ज़िंदगी चल रही थी। ऐसे ही करते करते पूरे 16 साल बीत जाते हैं। एक दिन उसके घर अमांडा आती है, जो कि अब बूढ़ी हो चुकी है। वो उसे बताती है कि रिचर्ड की तबीयत बहुत ही ख़राब है और वो तुमसे मिलना चाहते हैं। जब एंड्रयू वहाँ पहुँचता है तो रिचर्ड का आखिरी समय चल रहा था। रिचर्ड उसका हाथ पकड़ता है और उसे बोलता है कि तुमने जो मुझसे सालों पहले फ्रीडम मांगी थी वो बहुत ही अच्छा फैसला था, और आज तक तुमने जो भी हमारी मदद करी है उसके लिए शुक्रिया। ये बोलते ही रिचर्ड की मौत हो जाती है और ये देखकर एंड्रयू सोच में पड़ जाता है, क्योंकि उसके चाहने वाले अब धीरे धीरे बूढ़े होते जा रहे थे और उनकी मौत होती जा रही थी, और वो इस तरह से अकेले नहीं रहना चाहता था। उसे भी अपनी तरह एक रोबोट चाहिए जिसके लिए एक दूसरे देश जाना होगा। अब एंड्रयू दुनिया के अलग अलग कोने में जाता है इसी तलाश में कि कोई ऐसा रोबोट उसे मिल जाए जिसके साथ वो हमेशा हंसी खुशी रह सके। इसी तलाश में उसे पता चलता है कि सैन फ्रांसिस्को में एक लोकल आदमी है जो इसी तरह की रोबोट बनाता है, और एक दिन वो सैन फ्रांसिस्को पहुंचता है जहां उसे एक फीमेल रोबोट दिखती है जो बहुत ही एक्टिव होती है। वो डांस भी करती थी। पीछे करते करते वो एक वेयर हाउस में पहुंचता है और वो वहां के ओनर रोबोट से मिलता है, जो उसे बताता है कि उसके डैड पहले इंडियाना रोबोटिक कंपनी में काम करते थे और अपने डैड से ही उसने ये रोबोट को अपग्रेड करना सीखा है।
यहाँ पर एंड्रयू को पता चलता है कि वो एक ऐसा सूट बना रहा है जो कि रोबोट पहन सकते हैं, जिसके बाद वो बिल्कुल इंसान की तरह दिखने लगेंगे और उन्हें कोई पहचान नहीं पाएगा। लेकिन उसे अभी तक कोई इन्वेस्टर नहीं मिला है। ये सुनने के बाद एंड्रयू उसके प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने को मान जाता है, क्योंकि उसके पास अभी भी बहुत सारे पैसे होते हैं। लेकिन उसके बदले में रोबोट को एंड्रयू के लिए एक खास सूट बनाना पड़ेगा और वो भी इस बात के लिए मान जाता है और कुछ ही दिनों में वो एक सूट तैयार करता है, जिसे पहनने के बाद एंड्रयू एक 40 साल के आदमी की तरह लगने लगता है। और जब वो खुद को शीशे में देखता है तो वो बहुत ही खुश होता है। वो सीधा अमांडा से मिलने जाता है, जहां वो एक यंग लड़की को पियानो बजाते हुए देखता है, जो दिखने में बिल्कुल अमांडा की तरह थी। एंड्रयू से पूछता है कि तुम इतनी जवान कैसे हो गई, लेकिन वो लड़की एंड्रयू को पहचान नहीं पाती। और तभी वहां पर अमांडा आती है, जो कि अब बहुत ही बूढ़ी हो चुकी है। वो एंड्रयू को देख के उसे छू कर पहचान जाती है और उसकी सच्चाई जानने के बाद वो काफ़ी खुश होती है। और कुछ देर बाद एंड्रयू को पता चलता है कि जो ये यंग लड़की है वो बिल्कुल अमांडा की तरह दिख रही है। वो अमांडा की पोती है, मतलब कि लॉयड की बेटी। अब इसी तरह से कुछ और समय बीत जाता है और एंड्रयू ने एक डॉग भी अब अडॉप्ट कर लिया था। कुछ दिन बाद उसे खबर मिलती है कि अमांडा को हार्ट अटैक आया है और ये सुनने के बाद वो इससे मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंचता है। और यहाँ पर अमांडा के हाथों में वो वही खिलौना देखता है जो उसे बचपन में उसने दिया था। ये देखने के बाद वो काफ़ी इमोशनल हो जाता है और अमांडा अपने आखिरी समय में उसकी दोस्ती के लिए उसका शुक्रिया अदा करती है और फिर वो भी इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। हम देखते हैं कि एंड्रयू के सामने ही 2 जनरेशन गुजर चुकी है, लेकिन एंड्रयू अभी भी वैसा ही है। अपने सबसे पहले दोस्त को अपने से दूर जाते देखकर वो काफ़ी उदास हो जाता है और ये सब देखने के बाद वो सीधा रोबोट के पास जाता है, जहाँ वो उससे कहता है कि वो चाहता है कि उसकी बॉडी के अंदर वो सिंथेटिक ऑर्गन डाले, जिससे वो बिल्कुल इंसानों की तरह बन सके, जो तुम्हारे लिए एक नया एक्सपीरियंस होगा। पर एंड्रयू मान जाता है और कुछ दिन बाद रोबोट कुछ सिंथेटिक ऑर्गन बनाता है और इसी दौरान एंड्रयू अमांडा की पोती, जिसका नाम पोर्शिया होता है, वो उसे मिलने जाता है। वो लोग एक दूसरे को काफ़ी समय देते हैं और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। और एक पार्टी के बाद वो दोनों इंटीमेट होने वाले थे, लेकिन अगले दिन पोर्शिया उसे बोलती है कि वो एक रोबोट से प्यार नहीं कर सकती। तो एंड्रयू बहुत दुखी हो जाता है और सीधा रोबोट के पास जाता है। वो सिंथेटिक ऑर्गन अपने अंदर डालने के लिए कहता है और देखते ही देखते दोस्तों फाइनली एक ऑपरेशन के बाद वो ऑर्गन उसके अंदर लगा दिए जाते हैं। एंड्रयू खुशी खुशी पोर्शिया के पास जाता है और उससे कहता है कि अब वो पूरी तरह से इंसान बन चुका है। वो उसकी आंखों में उंगली डालने को कहता है और जब वो ऐसा करती है तो एंड्रयू को दर्द हो रहा था, मतलब वो चीज़ों को फील भी कर सकता है। इसके बाद वो कहता है कि अब तो हम रिलेशनशिप में आ सकते हैं, लेकिन पोर्शिया उसे मना कर देती है और बोलती है कि वो उसके साथ नहीं रह सकती, क्योंकि कुछ ही दिनों में उसकी चार्ल्स के साथ शादी होने वाली है। और कुछ दिन बाद एंड्रयू के पास रोबोट आता है और वो दोनों पोर्शिया के इंगेजमेंट में पहुंचते हैं, जहां एंड्रयू उसे बताता है कि वो पोर्शिया को किसी और के साथ देखकर जेलस फील कर रहा है। ये सुनने के बाद रोबोट उसे कहता है कि आय हाय लौंडे को प्यार हो गया है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं दोस्तों, वो दोनों उदास होकर घर वापस आ जाते हैं और वहाँ रोबोट उसे बताता है कि अब वो एक नया मॉडिफिकेशन लाने वाला है, जिससे एंड्रयू चीज़ों को टेस्ट भी कर सकता है और उसे खा भी सकता है और साथ साथ में वो कंप्लीट मैन भी बन जाएगा, मतलब कि अब छोटा एंड्रयू भी आने वाला है। और कुछ दिन बाद एंड्रयू दोबारा से पोर्शिया के पास जाता है। वो उसे प्रपोज करता है, लेकिन एक बार फिर से वो उसे मना कर देती है। पर एंड्रयू उसे एक बार किस करने को कहता है और फिर दोनों किस करते हैं, जिससे प्रूव हो जाता है कि पोर्शिया भी एंड्रयू से प्यार करने लगी थी। लेकिन पोर्शिया बोलती है कि उन्हें समाज में कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। और ये सच को बदलने के लिए एंड्रयू कोर्ट में एक केस फाइल करता है, जिसमें वो चाहता है कि उसे एक ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट किया जाए। लेकिन फिर भी दोस्तों एंड्रयू एक केस हार जाता है, क्योंकि वो सब कुछ तो कर सकता है पर एक चीज़ नहीं कर सकता है, वो है समय के साथ चलना। यानी कि इंसान जिस तरह से जवान होते हैं और फिर बूढ़े होकर मर जाते हैं, वो ऐसा नहीं कर सकता। और केस हारने के बाद वो बिल्कुल उदास हो जाता है और इसी तरह से कुछ और साल बीत जाते हैं। अब पोर्शिया भी दोस्तों बूढ़ी हो चुकी थी और एक रात जब वो दोनों बात कर रहे होते हैं तो पोर्शिया कहती है कि वो बूढ़ी हो चुकी है, लेकिन वो अभी भी वैसा ही है। तभी एंड्रयू बोलता है कि ऐसा तुम्हारे साथ भी हो सकता है, तुम भी हमेशा के लिए जी सकती हो। लेकिन ये सुनने के बाद वो बहुत ही गुस्से में आ जाती है और बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता है, इंसान को कभी ना कभी मरना पड़ता है और यही कुदरत का कानून है। इंसान को एक समय के लिए बनाया गया है और यही सही है, जिससे कि वो हर समय का मज़ा ले सके। तुम्हारे लिए समय का कोई मतलब नहीं है, लेकिन इंसान के लिए समय बहुत ही कीमती है, बहुत ही मायने रखता है। जिसके बाद एंड्रयू के दिमाग में रिचर्ड की कही हुई बात याद आती है, जिसमें उसने कहा था कि इंसानों के लिए टाइम कम है, लेकिन तुम्हारे लिए टाइम एंडलेस है, तुम्हारे लिए टाइम का कोई मतलब नहीं है। और एंड्रयू नहीं चाहता कि वो अनंत काल तक जिए, वो नहीं चाहता कि पोर्शिया के जाने के बाद वो अकेला हो जाए दोबारा से। इसके लिए वो रोबोट के पास
पास जाता है जो कि अब बिलियनर बन चुका है। उसकी रोबोटिक कंपनी अब बहुत ही बड़ी हो चुकी है। एंड्रयू उससे कहता है कि वो हमेशा के लिए नहीं जीना चाहता, वो भी इंसानों की तरह एक दिन मरना चाहता है। तो रोबोट उसे बताता है कि उसकी बॉडी के अंदर जब सिंथेटिक ऑर्गन डाले गए थे तो उसके साथ उसे चलाने के लिए एक लिक्विड भी डाला गया था, और जिसकी जगह पे हम अब खून डाल देंगे जिससे कि वो पूरी तरह से इंसान बच जाएगा। लेकिन वो उसे एक और बात बताता है कि 30 से 40 साल बाद ये खून धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगा, जिससे वो बूढ़ा हो जाएगा और एक दिन मर जाएगा। और एंड्रयू इस सच को एक्सेप्ट कर लेता है और उसके अंदर अब खून डाल दिया जाता है। और देखते ही देखते अब कई और साल बीत जाते हैं और अब एंड्रयू एक बार फिर से कोर्ट के सामने आता है, लेकिन इस बारी वो बूढ़ा हो चुका है और उसे जीते जीते 200 साल बीत गए हैं। अब जाके वो बूढ़ा हुआ है और वो कोर्ट को बताता है कि वो हमेशा से इंसानों की तरह जीना और मरना चाहता था। और अब कोर्ट फैसला सुनाने के लिए उससे थोड़ा समय मांगती है। इसके कुछ समय बाद हम एंड्रयू और पोर्शिया को देखते हैं जो कि एक साथ लाइफ सपोर्ट पर होते हैं। तभी उनके सामने कोर्ट की सुनवाई होती है जिसमें कोर्ट उसे फाइनली एक इंसान घोषित कर देती है। लेकिन ये सुनने से पहले ही वो पोर्शिया का साथ छोड़कर चला जाता है, उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद पोर्शिया भी नर्स से कह के अपना लाइफ सपोर्ट हटवा देती है, जिससे वो दोनों साथ में गुजर जाते हैं। और यहाँ पर एक खूबसूरत कहानी का अंत हो जाता है। दोस्तों, सही कहा गया है कि इंसानों को एक लिमिट समय इसलिए दिया गया है ताकि वो हर चीज़ का मज़ा ले सकें। अगर समय उनके लिए एंडलेस हो जाए, अगर वो अमर हो जाए, तो सभी अपने चाहने वाले उनसे दूर हो जाएंगे और वो हमेशा अकेले रह जाएंगे। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।